वेलकम टू अवर चैनल आयुर्वेदाचार्य। आज हम अष्टांग हृदय के 12th चैप्टर दोष भेदी अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो दोष भेदी अध्याय में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें जो मूलभूत आयुर्वेद का जो मूलभूत सिद्धांत है वात पित्त कफ, उसके बारे में बताया गया और उसके स्थान के बारे में और वात पित्त कफ के प्रकार के बारे में ये बताया गया है। और इसलिए ये चैप्टर मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। इवन 11 चैप्टर मुझे लगता है कि अष्टांग हृदय में सीक्वेंस थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि 12 चैप्टर 11 से पहले आना चाहिए, क्योंकि 11th में क्या दिया है, दोषों के कार्य दिए गए हैं, उनके 6 प्रति दी गई हैं। जब आपको दोष के जो प्रमुख स्थान है और उनके भेद और वो भेद किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, जब आपको ये नहीं पता होगा तो आप उनकी 6 पत्ती कैसे अच्छे से समझ पाओगे। तो मुझे लगता है आप 12 चैप्टर पहले पढ़ना, उसके बाद 11 चैप्टर पढ़ना, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोष भेद अध्याय मैंने आपको बताया है कि इसमें दोष के स्थान और उनके भेदों के बारे में बताया गया है। बाकी चीज़ें भी हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। तो जो फर्स्ट लेक्चर जो मैं अभी आपको जो दे रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें ही एक्चुअली पूरे चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको कवर करूँगी। तो सबसे पहले वात की जो स्थान है, प्रमुख स्थान है, वो बताऊँगी। तो मैं आपने कहीं भी सुना होगा कि ना होता है ना कि चरक द्वारा बताया गया है कि नाभि से नीचे का जो स्थान होता है वो वात का होता है। ठीक है, नाभि हृदय के बीच में जो स्थान होता है वो पित्त का होता है और हृदय से ऊपर जो स्थान होता है वो कफ का होता है। वो एक जनरल क्राइटेरिया बताया गया, जनरली उसको डिवाइड किया गया है कि 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर दो शरीर को, लेकिन वो क्या है, एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट जो है वो बांगभट्ट ने यहाँ हमें बताया है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। और एक्चुअली अगर आप वांगभट्ट का याद कर लोगे तो उसमें क्या है, वांगभट्ट ने जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि सुश्रुत चरक इन दोनों का कंपैरिजन करके जो ठीक लगा उसको वो उसने लिखा है। तो इसलिए आचार्य वांगभट्ट का मुझे जाना अच्छा लगता है बाकी चरक या सुश्रुत से। तो स्टार्ट करते तो पक्वाश कटी शक्ति श्रोत अस्थि स्पर्श इंद्रिय, आपको सबको तोड़ तोड़ के लिखना है। मैं यहाँ पे अंडरलाइन नहीं कर पाई हूँ सब अक्षरों के नीचे, लेकिन मैं अभी आपको बता दूंगी कि क्या क्या है इसमें, तो आपको सबको तोड़ तोड़ के लिखना है। पक्वाश है सबसे पहला, कटी शक्ति श्रोत अस्थि स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय एक वर्ड है। स्थानम वाता सत्रापि पक्वाधनम विशेषता, मतलब ये जो फर्स्ट लाइन में जो बोले गए हैं वो तो बात के स्थान जो शरीर में है वो बताया गया है। उसके बाद बताया गया कि जो पक्वाशय है वो वात का प्रमुख स्थान है, मतलब वहाँ पे कोई रोग होता है या बात प्रमुख रूप से पक्वाशय में पाया जाता है। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि ये कटी शक्ति शोथ है क्या एक्चुअली में, आपको समझने में तो दिक्कत होती होगी, जैसा कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हमेशा होता है। वात के स्थान सब फर्स्ट है पक्वाशय। पक्वाशय क्या होता है, आप इसे इंटेस्टाइनल रीजन समझ सकते हो। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उस रीजन को समझ सकते हो। पक्वाशय क्या बताया गया है, आचार्य के अकॉर्डिंग पक्वाशय होता है जो भोजन पच जाने के बाद, आमाशय में भोजन पच जाने के बाद जहाँ जाता है ना, उस स्थान को पक्वाशय बोला गया है। ठीक है, तो वहाँ पक्वाशय वात का प्रमुख स्थान होता है। आपने देखा होगा कोई रोग भी अगर वात का होता है तो प्रमुख रूप से वो रोग पक्वाशय में होता है। ठीक है, तो जैसे कि गैस बनना तो वो भी वहीं से स्टार्ट हो रही है, कोई डिसीज़ भी हो रही है, इंटेस्टाइनल कॉन्स्टिपेशन हो रहे हैं, ये क्या है, वात प्रकोप के लक्षण है, वात प्रकोप की डिसीज़ हैं, तो वो पक्वाशय में ही स्टार्ट होती है सबसे पहले, क्योंकि वो इसका पेन स्थान है, वहाँ से प्रकोपित होकर दोष अलग अलग स्थानों पर जाके वहाँ भी रोग करेगा। ठीक है, उसके बाद कटी, कटी किसको बोलते हैं, कटी बोलते हैं कमर के रीजन को। ठीक है, वेस्ट रीजन को बोलते हैं कटी। तो कटी में भी वात का प्रकोप होता है, ऐसा देखा होगा। वात मेनली क्या कार्य करता है आपको पता है, अगर विकृत रूप में होगा तो वो वेदना, दर्द, पेन करेगा। तो आपने देखा होगा कमर में दर्द हो रहा है किसी के, बुढ़ापा जैसे ही एज बढ़ने लगती है तो कमर में पेन होने लगता है, कहीं पेन होने लगता है, तो वो क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ क्या है, वात का स्थान है। और जब विकृत हुआ स्थान, वात विकृत हुआ तो वो स्थान में जाके उस स्थान के का जो उसमें भी डिफॉर्मिलिटी ला देगा, वहाँ पे भी रोग उत्पन्न करेगा। शोथ, शोथ मतलब ईयर रीजन। ठीक है, तो वहाँ पे भी बात का स्थान होता है ऑब्वियसली।
आप वैसे ही बात समझ सकते हो कि कान बाहर होते हैं, वहाँ हवा जाती जाती रहती है, तो ऐसे बात ऐसे समझ के याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो श्रोत में भी वात का स्थान आप मान सकते हैं। और उसके बाद अस्थि। तो आपने अगर आश्रय आश्रय स्थान सिद्धांत अभी तक पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो वो अगर आपने पढ़ लिया है तो उसमें दिया गया है कि जो वात का जो स्थान होता है वो अस्थि होता है, वात का आश्रय जो होता है वो होता है अस्थि। तो वहाँ पे अगर वहाँ पे वात पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा। फिर उसके बाद स्पर्श इंद्रिय। तो स्पर्श इंद्रिय इस पर आप कोई भी किस चीज़ का हमें जैसे मैंने आपको बताया, अगर मॉडर्न से आप बात को समझें तो आप समझ सकते हैं कि जो भी मूवमेंट बॉडी में होती है वो बात के कारण होती है। और मूवमेंट में या मोटर सेंसरी जो हम आप स्पर्श करते हैं, हमको रिफ्लेक्स सिस्टम या पता चलता है कि हम किसी चीज़ को छू रहे हैं कुछ चीज़, तो वो स्पर्श जो वाला जो ज्ञान होता है ना, सेंसरी ऑर्गन, वो हम बात से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा। तो अब मैंने आपको ये डिस्क्राइब कर दी कि वात के स्थान क्या क्या है और उनका क्यों उसको वात का स्थान बोला गया है, और पक्वाधान को तो विशेषतः वात का स्थान बोला गया, तो वो तो आपको याद करना ही है, ठीक है। वो तो आपको भूलना ही नहीं कि वात का जो मेन स्थान है वो पक्वाशय है, और आपको ऑब्जेक्टिव में बार बार आएगा, इसलिए आपको याद रखना है। मैं थोड़ा डिटेल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसे अच्छे से समझे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि चैप्टर तो कोई भी ख़त्म करवा देगा, आप खुद भी बुक से पढ़ के ख़त्म कर सकते हो, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। तो होता है कि मेरे जो वीडियोज़ हैं वो लेंदी हो जाते हैं और मैं बहुत दिन में उसको सेंड करती हूँ, लेकिन मेरा जो एम है वो है आपको वो चीज़ें समझ आए। और मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट में पूछे भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ अपनी, तो अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे, अगर वो मुझे नहीं आता होगा, अगर आता होगा तो मैं आपको बताऊँगी, नहीं आता होगा तो मैं भी उसको जानने की कोशिश करूँगी और ये मुझे भी हेल्प करेगा। सेकंड है सीट ऑफ पित्त, मतलब पित्त के स्थान। तो पित्त के विशेष प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? नाभि, आमाशय, स्वेदो, लसिका, रुधिरम, रसा, द्रक, स्पर्शम, चाप पित्तस्य। ये पित्त के स्थान हुए। और नाभि रत्र विशेषता, नाभि जो है वो प्रमुख स्थान है मेन, जैसे कि वात का क्या था? पक्वाशय, वैसे पित्त का नाभि विशेष रीजन है, ठीक है। अब नाभि आमाशय, तो नाभि क्या होता है? नाभि अगर आप सुश्रुत के अकॉर्डिंग बोलो, जैसे तो आपको पता है नेवल रीजन नाभि क्या होता है, ठीक है। लेकिन सुश्रुत ने एक ये भी एक श्लोक बताया था, पक्वाशय आमाशय मध्य सिदा प्रभावा नाभि, मतलब पक्वाशय और आमाशय के मध्य में, बीच में सिदाओं का जो उत्पत्ति स्थान होता है उसे नाभि बोला गया है, ठीक है। तो वो नाभि होता है। और वहाँ उसके पास में क्या है? आमाशय। तो आमाशय ऑब्वियसली आपको ऐसा समझ लीजिए कि पित्त है, पाचन कार्य करता है, तो ऑब्वियसली आमाशय में तो पाच पित्त होना जरूरी ही है, एंजाइम्स होना जरूरी है, तो वो पित्त का स्थान हुआ। स्वेदो लसिका रुधिरदशा। अब स्वेदो लसिका रुधिरदशा से आपको कुछ याद आ रहा होगा, आश्रय आश्रय सिद्धांत। हाँ, स्वेद लसिका रुधिरदशा में क्या होता है? पित्त आश्रित रहता है, इसलिए यहाँ तो उसका स्थान होना जरूरी ही है। और द्रक स्पर्शम चापित्तस्य। और जो हमारे नेत्र हैं, नेत्र में भी आपने देखा हुआ आलोचक पित्त, अभी आपने शायद पित्त के प्रकार नहीं पढ़े हैं, जो कि इस चैप्टर में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, अगर पढ़ लिए हैं शरीर क्रिया में तो बहुत अच्छा। तो द्रक में आलोचक पित्त होता है, तो वह भी पित्त का स्थान हुआ, द्रक भी नेत्र भी। और स्पर्शम चाप पित्त से, और स्पर्श में भी पित्त का स्थान होता है। वह स्पर्शम से आप क्या समझो? आपने बोला मैम कि आपने स्पर्श इंद्रिय में भी वात का बोल दिया, अब स्पर्शम करके फिर बोल दिया कि यहाँ पित्त का भी स्थान है, तो दोनों दोनों कैसे हो गए? तो वो भी मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है। यहाँ पे स्पर्शम का मतलब त्वचा से बोला गया है, ठीक है। तो अगर आपने सूत्र स्थान आपने पढ़ा हो, ये रचना सही में भी है त्वचा, तो आपने त्वचा पढ़ी हो, तो उसमें सुश्रुत ने 7 त्वचाएं बताई हैं और चरक ने 6 त्वचाएं बताई हैं। तो जो सुश्रुत की 7 त्वचा है ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें तो जो फर्स्ट त्वचा है, जो ऊपरी त्वचा जो हमको दिखती है, उसको अविभासनी बोलते हैं, और उसमें पित्त का स्थान बताया गया। उसी को यहाँ पे स्पर्शन करके, मतलब फर्स्ट जो लेयर होती है अविभासनी, उसी को सुश्रुत यहाँ पे बताया गया कि यही पित्त का स्थान होता है। जैसे, और जो आप आगे पढ़ोगे तो उसमें भाजक पित्त करके एक पित्त का भेद आएगा, जो कि उस अविभासनी
त्वचा में रहता है। ठीक है, अब वात का जो बोले, जो कि मैंने बोला था स्पर्शेंद्रिय में वात का स्थान होता है, तो फिफ्थ त्वचा जो वेदनी होती है, जो सुश्रुत के अकॉर्डिंग फिफ्थ त्वचा है 7 में से, वो वेदनी है जिसका नाम, उसे स्पर्शेंद्रिय भी बोलते हैं और उसमें वात का स्थान होता है। ये स्पर्शेंद्रिय सिर्फ बोलने के लिए बताया गया, ऐसा नहीं कि वेदनी का आप पर्याय स्पर्शेंद्रिय मान लो। ये ऐसे है कि वेदनी मतलब ऑब्वियसली आप समझ लो वेदना हो रही है, वेदना किसका विकृत कार्य है, वात का, तो वो वात होगा यहाँ पे, ऐसे समझ लो। ठीक है, और संवेदना वगैरह होती होंगी वेदनी त्वचा से, इसीलिए उसको स्पर्शेंद्रिय बोला गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका पर्याय ये है। यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना कि स्पर्शेंद्रिय में वात और स्पर्शम पित्त कैसे। ठीक है, अब सीट ऑफ कफ, ऑफ कफ के स्थान क्या है, उरु, उरु कंठ शिरा, क्लोम पर्व आमाशयो रसः, मेधो घ्राणम च जिह्वा च कफस्य सुधा सुता उदा। ठीक है, बताया गया है उदा में, उदा स्थान जिसको हम चेस्ट रीजन बोलते हैं, कंठ में, सिर में, क्लोम में, पर्व, पर्व मतलब संधियाँ, जॉइंट, जॉइंट जो होते हैं ना वहाँ पे, आमाशय में, रस धातु में, मेद धातु में, घ्राण में मतलब नसिका में, नाक में, जीभ से, इन सब में कफ के स्थान होते हैं। और जो प्रमुख कफ का स्थान वो है उदर स्थान, जो यहाँ पे सुतराम लिखा है, सुतराम उदा, उसका मतलब है यहाँ पे माँ, फिर उदा ऐसे करके दिया है, आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो वो बताया गया है कि मेन जो स्थान है वो है उदा। ठीक है, अब उदा क्या होता है, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन जो मेरे को फर्स्ट टाइम में होती थी, मैं आपको भी बता दूँ, एक उदू होता है और एक उदस होता है, या उदू उदा, जिसको मैंने यहाँ पे उदा लिखा है कफ के स्थान में, वो होता है उदस या उदा। तो दोनों में अंतर क्या है, जो उदू होता है वो थाई रीजन को बोलते हैं। ठीक है, आप जांघ प्रदेश को जो रीजन होता है उसको। ठीक है, और जो उदस होता है वो चेस्ट रीजन होता है, छाती का जो रीजन होता है उसे उदस या उदू कहते हैं। तो यहाँ पे उदा मतलब चेस्ट रीजन को बताया गया है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले भी कि हृदय से ऊपर का जो स्थान होता है वो किसका होता है, हाँ कफ का। तो उदा कंठ, कंठ भी वहीं पे आ जाए, कंठ में भी आप ऐसे समझो कि कफ होता है कंठ में, तो हाँ सिर में भी जब कफ होता है तो सिर में भी भारीपन होता है। क्लोम एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्लोम जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक कंट्रोवर्शियल है, वो आप इसको ऐसे ऑर्गन से कोरिलेशन इजीली नहीं हो रहा है इसका, कोई पेंक्रियाज बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो वो क्लोम, आप इसे क्लोम को क्लोम ही याद रखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में जो ऑर्गन दिए गए हैं आप उसे हर ऑर्गन को आप मॉडर्न के अकॉर्डिंग उसको कोरिलेट कर सकें, वो एक अलग, ये अलग आयुर्वेदा एक अलग साइंस है और मॉडर्न एक अलग साइंस है, और उसको आपको अलग ही समझना चाहिए। जब आप कोरिलेट करते हो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो। ठीक है, आप उनके कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हो। तो अगर आप प्योर डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसके आयुर्वेदा को एक अलग साइंस समझ के ही पढ़ें। ठीक है, तो पर्व, पर्ण मतलब पर्व यहाँ पे जॉइंट को बताया गया है, तो आपने देखा होगा कि हाँ जॉइंट में श्लेष्मा का स्थान होता है, कफ का स्थान होता है, और आपने उसकी 6 वृद्धि में भी बताया था, संधि शैथिल्य ये सब करके, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे जॉइंट में भी कफ का स्थान होता है। और आमाशय, आमाशय में भी कफ का स्थान होता है, वो कैसे होता है ये आपको जब कफ के भेद आगे मैं पढ़ाऊँगी तो आपको समझा दूँगी। और रस में भी होता है, मेदो, मेद धातु में, घ्राण मतलब नसिका में, ठीक है, और जीव्या में, टंग रीजन में भी, टंग में भी समझ लो कि दस्त का ज्ञान होता है, तो वहाँ पे भी कफ रीजन है, तो ऊपर का स्थान तो आप समझ लो। और मैंने आपको जो अभी 3 श्लोक समझाए वात पित्त कफ के स्थान के, वो श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपको को ये फर्स्ट टाइम में तो आने ही आने हैं। तो प्लीज़ 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 इसे याद कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, और मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा समय लगेगा अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो प्लीज़ इसे याद कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं वात पित्त कफ के भेद के बारे में बताऊंगी।